चंगू और मंगू किसी काम से गंगापुर जा रहे थे। अरे चंकू, चलते चलते मेरे पैर जवाब दे चुके हैं, गर्मी भी लग रही है। चलो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेते हैं। अरे यार, रुकना सही नहीं है, ये जंगल है। अरे समुद्रपुर गाँव जंगल के बीच ही बसा है, चल थोड़ा बैठ लेते हैं, वैसे भी शाम तो हो ही गई है। मंकू की बात सुनकर मंकू ना चाहते हुए भी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उन दोनों के कानों में एक बच्चे की रोने की आवाज टकराई। अरे मंकू भैया, तुमने कुछ सुना? यह जंगल में कौन सा बच्चा रो रहा होगा? आवाज तो मेरे भी कानों में आ रही है। अरे चलो चलकर देखते हैं। मंकू और मंकू आसपास नजर दौड़ाने लगे कि तभी उन दोनों की नजर एक बच्चे पर पड़ी। वो दोनों उस बच्चे के करीब चले गए। मंकू भैया, ये बच्चा तो यहाँ अकेला है, यह आसपास तो कोई मौजूद ही नहीं। मंकू उस बच्चे को गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर डर और भय के छाए लहराने लगे। अरे यहाँ से भाग चंकू। अरे मंकू, अचानक तुम्हारा चेहरा फटे हुए पपीता की तरह कैसे हो गया? मंकू, गौर से इस बच्चे को देख, ये बच्चा कोई इंसानों का बच्चा नहीं है, बल्कि कागज का बच्चा मालूम पड़ता है। मंकू के कहने पर चंकू बच्चे को गौर से देखने लगा। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो मंकू भैया। अरे भैया, यहाँ से भागो। दोनों डरते हुए वहाँ से भाग गए। अगर उसी गंगापुर गांव में एक सुंदर स्त्री अपनी 6 वर्ष की बेटी चुमकी और अपने पति के साथ रहती थी। राय की पति बहुत गरीब था। एक दिन राय का पति कृष्णा दोपहर के समय घर पर उदास बैठा था। जी, क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? अरे काफी दिनों से सरपंच जी से अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ, लेकिन वो दे ही नहीं रहे। वे उनसे कहते क्यों नहीं कि हमारे घर में राशन भी खत्म है। अगर वो हमें सही समय पे पैसे ही नहीं दे सकता तो वैसे जगह पर काम कर कर क्या फायदा। अगले दिन सुबह सुबह कृष्णा सरपंच के घर चला जाता है। अरे क्या है कृष्णा, यहाँ कैसे? अरे सरपंच जी, आपने मुझे 6 महीने से मेरी मजदूरी नहीं दी। मेरे घर पर राशन खत्म होने का है। ये मत भूलिए कि मेरे घर पर मेरी बेटी और मेरी पत्नी मेरी जिम्मेदारी है। क्या बच्ची मुझे पूछ कर पैदा किया था क्या? सरपंच जी, मैं तो बस मेरी पैसे मांग रहा हूँ, मुझसे बदतमीजी से बात मत कीजिए। अरे तुमने नौकरों को ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है सरपंच जी। अगर ये मेरा नौकर होता तो मैं इसको लात घूंसे से ऐसा स्वागत करता कि ये फिर कभी किसी से जुबान लड़ाने की जरूरत ही नहीं करता। अरे तो इस काम में फिर मैं क्यों देरी करूं? इतना बोलकर सरपंच कृष्णा को बुरी तरह से पीटने लगा और उसे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। जा, नहीं देता तेरे पैसे, जिससे भी शिकायत करना है कर ले जाकर, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। कृष्णा रोते हुए घर आ गया और सारी घटना अपनी पत्नी राय को बताने लगा। अरे चिंता क्यों करते हो जी, इस पर भरोसा रखे, सब कुछ सही हो जाएगा। अरे तुम समझ नहीं रही, घर का राशन खत्म होने को है तो मेरे पास चुमकी के दूध के भी पैसे नहीं बचे, मैं क्या करूं? अरे चिंता मत कीजिए, मेरे पड़ोस में रहने वाली पिता से मैं कुछ पैसे उधार मांग लेती हूँ। बस ऐसे उदास मत बैठिए और हाँ, कभी भी हिम्मत मत हारिएगा। राय की बात सुनकर कृष्णा मुस्कुरा दिया। फिर बाद राय अपने पड़ोस में सुनीता के घर गई। अरे आओ राय, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अगर तुम नहीं आती तो कुछ देर में मैं वैसे ही तुम्हारे घर जाती। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बात है? मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो क्या है ना, आजकल मेरे पति को कहीं पर काम नहीं मिल रहा। वो रहे थे बाजार में काफी मंदी चल रही है। ये बात तो सही है, सभी जगह बुरा हाल चल रहा है राय। न कहकर सुनीता ने कुछ पैसे राय के हाथ में पकड़ा दिए। मैं तुम्हारे ये पैसे बहुत जल्दी चुका दूंगी।
अरे जब मर्जी हो चुका देना, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मैं कुछ समझी नहीं। अरे देख राय, आजकल का जमाना बदल गया है। अब मुझे देख, मेरे पति भी काम करते हैं और मैं भी काम करती हूँ। तो ना तू भी अपने पति का हाथ बटाना शुरू कर दे, पैसे घर आएंगे तो अच्छा ही होगा। अरे तुम सही बोल रही हो सुनीता, मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन मुझे कोई काम ही तो नहीं आता। तुम उसकी चिंता मत करो राय, मैं इसकी बहुत सुंदर खिलौना बनाती हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। इस तरह से मैं बाजार में ठेला लगाकर कागज के खिलौने बेचती हूँ। इसी तरह तुम भी बेचना, से भले दो। राय को सुनीता का ये उपाय पसंद आया। उस दिन के बाद राय सुनीता के साथ कागज का खिलौना बनाना सीखने लगी और कुछ ही दिनों बाद राय कागज के खिलौने बनाने में निपुण हो गई। सुनीता उसके घर आकर बोली, अरे वाह राय, तुम तो मुझसे भी अच्छा कागज का खिलौने बनाने लगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे नहीं सुनीता, इसे अच्छी तो मैं कभी बना नहीं सकती, पर तुम मेरी गुरु ठहरी। अरे ठीक है राय, पहली इम्तिहान तो पास हो गई, बल्कि योग्य हो फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। बस तुम्हारी दूसरी और आखिरी परीक्षा होनी है। अब मुझे कौन सी परीक्षा पास करनी है? कल तुम बाजार में मेरे साथ खिलौने बनाकर बेचोगी। देखते हैं किसके खिलौने ज्यादा बिकते हैं। अगले दिन सुनीता के साथ राय मिलकर बाजार में दूसरा ठेला लगाती है और कागज का खिलौने बेचती है। कुछ ही देर में राय के सारे खिलौने बेच गए। बाहर आए, मेरे ठेले में तो कुछ सारे खिलौने बचे हैं, लेकिन तुम्हारे तो सारे के सारे खिलौने बिक गए। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, और हर किसी को अपना अपना नसीब देता है। उसके बाद हर दिन सुनीता और राय बाजार में कागज का खिलौना बेचने जाती। शाम तक राय के सारे खिलौने बिक जाते। राय के दिन अब बदलने लगे थे। कृष्णा राय से बोला, मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे राय, मुझे इस जन्म में तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। ऐसी बातें क्यों करते हैं जी? अगर पति पत्नी के हर दुख में उसका साथ देता है, क्या पति के दुख में पत्नी उसका साथ नहीं दे सकती? मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूँ, 6 चौधरी के खेतों में काम मिल गया है। तो बहुत अच्छी बात है जी, अब हमारे कमाई दुगनी हो जाएगी। अब हम हमारे बिटिया रानी को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला सकेंगे। की बात सुनकर कृष्णा मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। एक दिन की बात है, राय और सुनीता बाजार में ठेला लगाकर कागज का खिलौना बेच रही थी। फिर सरपंच कुछ लोगों के साथ वहाँ आ गया। कैसी हो रहा है? देख रहा हूँ आजकल तुम्हारे खिलौने बहुत ज्यादा बिक रहा है, और तो और तुम्हारे वस्त्र भी बता रहे हैं तुम्हारी आमदनी अच्छी हो रही है। अब ईश्वर की कृपा है। पंजी, यहाँ कैसे? बात ये है राय, हमारा गांव 2 नदियों के बीच में है। वर्षा प्रारंभ होने वाली है और मुझे सूचना मिली है कि इस बार हमारा गांव भयंकर बाढ़ के चपेट में आ सकता है। अरे इस तरह से तो गांव वालों का जीवन यापन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। राय, तुमसे भी मैं चंदा लेने के लिए आया हूँ। राय ने उस दिन की सारी कमाई जमीन के गुल्लक में डाल दी। साथ ही साथ उसकी दोस्त सुनीता ने भी। राय, मैं सारे गांव वालों से चंदा लेकर गांव वाले के लिए कंबल और खाने पीने के लिए सामान लेकर आऊंगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है सरपंच जी? से भी तुम मेरे पति के 6 महीने की तनख्वाह रोक कर बैठे हो। देखती हूँ कि गांव वालों के कितनी मदद करते हो। अरे तुम तो अभी तक अपने पति की मार को दिल पर लगाई बैठी हो। अगर वो आकर मुझे बदतमीजी से बात कर रहा था। हाँ कहकर सरपंच वहाँ से चला गया। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। राय ने देखा कि सरपंच शहर से कुछ भी नहीं लेकर आया। दिन की बात है, सरपंच अपनी मुनी जान से बातें कर रहा था। राय अपने पति कृष्णा के साथ काम से जा रही थी। सरपंच को देखकर राय सरपंच से बोली, सरपंच जी,
1 महीने पहले आप सारे गांव वालों से चंदा लेकर गए थे, ये बोलकर कि हमारा गांव भयंकर बाढ़ के चपेट में आने वाला है, उस प्रारंभ होने वाला है। मुझे तो अभी तक कोई इंतजाम नहीं दिखता। राय की बात सुनकर सरपंच बुरी तरह से तिलमिलाकर रह गया। तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने 10-20 लाख चंदे पर दिया हो, अब 50 चंदे पर डालकर अपने आप को क्या समझ रही हो? अरे सरपंच जी, आपको इस तरह से मेरी पत्नी का अपमान करने का कोई हक नहीं। मुंह बंद रख किसना, पिछली बार का मार भूल गया क्या? और मैं तेरी पत्नी के अलावा ना जाने कितने लोगों ने चंदा दिया है। मैंने तो मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। से चला जा वरना तेरा से मार मार कर बुरा हाल कर दूंगा। किसना अपनी पत्नी के साथ वहाँ से चला गया। देख रहे हो सरपंच जी, इस किसना के पत्नी के कागज के खिलौने बाजार में बिकने क्या लगे? ये तो अपने आप को आपसे भी बड़ा समझने लगी। सही कहा तुमने, जब तक मैं इन दोनों पति पत्नी को गांव से धक्के देकर बाहर नहीं निकाल देता, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। अरे क्या बात में हमारे गांव में बाढ़ आने वाली है? अरे कोई बाढ़ नहीं आने वाला। न्यूज वाले तो हर साल वैसे वे ही खबर चला देते हैं, ये वाली है, गांव डूबने वाला है। और मैं इसी खबर का फायदा उठाकर गांव से अच्छा खासा चंदा वसूल लेता हूँ। साल की तरह इस साल भी कुछ भी नहीं होगा। उस दिन की बात सरपंच जी आई और उसके पति कृष्णा के बारे में गांव में कान भरने लगे। गांव वाले सरपंच की बातों में आकर आई और कृष्णा को अपना दुश्मन समझने लगे। राय से उन सब ने राय के कागज का खिलौना बिना बंद कर दिए। हक हार कर राय और कृष्णा ने घर पर ताला लगाकर रोके गांव और चल दिए। राय एक जंगल में बैठकर आंसू बहाते हुए बोली, यह सब मेरे सच बोलने का नतीजा है। दिल छोटा मत करो राय, तुमने तो सच बोला है। सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती। और सब तो ठीक है जी, पर अब क्या होगा? हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। बोतल में बस चुमकी का आधा गिलास दूध बचा है। आई ने इतना कहा ही था, तभी एक दूसरे बच्चे की रोने की आवाज राय के कानों में टकराई। मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक सुंदर सा बच्चा रो रहा है। जी, ये किसका बच्चा है? पता नहीं राय, ये किसका बच्चा है, लेकिन मुझे तो ये बहुत भूखा लगता है। मेरे पास भी आधा बोतल दूध है, अगर मैं इसे पिला दूंगी तो हमारी चुमकी भूखी रह जाएगी। चिंता मत करो राय, ये बच्चा बहुत दिन से भूखा मालूम पड़ता है, पहले इसे दूध पिला दो। राय उस बच्चे को दूध पिलाने लगी। बच्चे ने दूध पिया ही था कि तभी अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ बच्चे का आकार बड़ा हो गया। वो एक सुंदर नव युवक में परिणत हो गया। अरे कौन हो तुम? मैं एक जादुई कागजी पुरुष हूँ, ये तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मेरे पास सिर्फ आधी दूध की ही बोतल थी, तुमने अपने बच्चों को ना पिलाकर वो मुझे पिला दिया। तुम्हें ये वरदान देता हूँ, तुम आज से जो भी कागज का खिलौना बनाओगी वे जादुई शक्तियाँ आ जाएंगे। मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ, हमारा गाँव एक भयंकर बाढ़ के चपेट में आने वाला है। कल तुम्हारे गांव में तबाही मच जाएगी। ना कहकर वो सुंदर पुरुष वहाँ से गायब हो गया। अरे हम नहीं जा सकते, हमारा गांव मुसीबत में है। सही कहती हो राय, हमें गांव वालों की मदद करना चाहिए। वैसे भी सरपंच जी ने हमारे खिलाफ गांव वाले के कान भरे हैं, ना गांव वाले बुरे नहीं हैं। राय और कृष्णा दोबारा अपने गाँव वापस आ गए। राय ने कल की तैयारी करना शुरू कर दी। एक बहुत सुंदर कागज की नाव बनाई। नाव में अलग अलग तरह के बहुत सुंदर सुंदर घर बनाए। यही देखते उसकी कागज की सुंदर नाव बहुत बड़ी हो गई, विशाल नाव में परिवर्तित हो गई। अपने परिवार को लेकर उस नाव में चली गई। राय, ये तो लग ही नहीं रही कि ये कागज की है, ये दीवारें तो पत्थर से भी मजबूत मालूम पड़ रहा है। उसने सही कहा था, इसके अंदर अद्भुत जादुई शक्ति आ गई है। दिन भयंकर बारिश शुरू हो गई। यही देखते पूरे गांव को बारिश में बाढ़ ने चपेट में ले लिया। वालों में हाहाकार मच गया। राय बाढ़ में नाव तैराने लगी। देखा कि उसकी दोस्त सुनीता पानी में डूब रही थी। राय ने तुरंत नाव को उसके पास जाने का आदेश दिया। सुनीता, कागज की नाव के ऊपर आ जाओ। अरे ये कैसा चमत्कार है,
सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले तुम अपने परिवार को लेकर ऊपर आ जाओ, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। सीता अपने परिवार को लेकर नाव में चढ़ गई। गांव के सभी लोगों को राय के नाव के ऊपर ले लिया। राय सरपंच के घर को छोड़कर सरपंच दौड़ता हुआ आकर बोला, मुझे भी मैंने लो राय, मुझे माफ कर दो, तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा दिल तुम्हारी तरह नहीं है सरपंच जी, वो अपने परिवार को लेकर नाव के ऊपर आ जाओ। सरपंच अपने परिवार को लेकर नाव में चढ़ गया। राय की ओर देखकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक किया, के बाद भी तुमने मेरी कितनी मदद की। अरे सरपंच जी, हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, नहीं कौन कब किसे काम आ जाए। सुनीता राय से बोली, अरे राय, बाढ़ बहुत ज्यादा भयंकर है, हमारे गांव के अलावा और भी गांव के लोगों बाढ़ के चपेट में आ गए होंगे, मैं उन सबकी मदद करनी चाहिए। राय को सुनीता की बात पसंद आ गई। अपनी जादुई नाव को लेकर दूसरे गांव में गई, वो सबकी मदद करने लगी। दिनों बाद बाढ़ का पानी जब उतर गया, तब राय ने अपने कागज के नाव में कागज के भोजन बनाना प्रारंभ कर दिए। ऐसे ही कागज के भोजन बनाती, वो असली भोजन बन जाते। अरे वाह राय, ये कैसे संभव हो रहा है? कागज का भोजन असली भोजन कैसे बन रहा है? याद नहीं वो जादुई सुंदर पुरुष ने हमसे क्या कहा था, कोई भी कागज का खिलौना अगर बनाओगी में जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी। मुझे विश्वास था अगर मैं कागज का भोजन बनाऊंगी तो वो असली भोजन बन जाएंगे। अरे ईश्वर ने हमारी मदद की है राय, पुनः इस तरह से कितने लोग भूखे मरने से बच जाएंगे। ऐसे गांव में सभी लोग भूखे मरने से बच गए। कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो गया।